सिलिकॉन वैली बैंक के रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन मुझे बैक टू बैक मिलते जा रहे हैं, स्पेशली जब से न्यूज आई है कि क्रेडिट स्विस भी आज बहुत मेजर करेक्ट हुआ बिकॉज सऊदी नेशनल बैंक की तरफ से जो असिस्टेंस मिलने वाला था वो रूल आउट हो चुका है। और अगर हम चेकआउट करें लाइफ टाइम हाई से, तो लाइफ टाइम हाई से तो क्रेडिट स्विस 96.7% डाउन है। ऐसी न्यूज जब आती है, आई एम वेरी श्योर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, स्पेशली सिलिकॉन वैली बैंक के केस के रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन अभी भी है। मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग और स्टडी के अकॉर्डिंग क्या है आंसर उन सभी क्वेश्चन के कवर करते हैं आज के इस वीडियो के स्टार्टिंग में। एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये कंप्लीट मेरे आंसर्स को आपको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा कि मैं सही भी हो सकता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग क्या है सही वो मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप ये चीज समझिए, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, या फिर हम बोले अगर आपकी किचन में कभी भी एक कॉकरोच मिला तो कभी भी एक कॉकरोच नहीं होगा, बहुत सारे कॉकरोच होंगे। मतलब ये कि जब हमें सिलिकॉन वैली बैंक में दिखा कि वहां पे बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है उन्हें एक मेजर लॉस हो रहा है, और जो डिपॉजिटर्स है जब वो अचानक से एक साथ लेने आ गए पैसा, वहां पे दिक्कतें आ गई। जब हमें ये केस देखने को मिला तो हमें रियलाइज हुआ कि ये सेम केस बाकी सारी बैंक्स के साथ भी हो सकता है। इसलिए यूएस मार्केट में स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में अच्छी पिटाई होनी स्टार्ट हुई। और जब बैंकिंग सेक्टर एक मेजर स्टेक होल्ड करता है किसी भी इकोनॉमी में, बैंकिंग सेक्टर टूटेगा तो ऑलमोस्ट हर एक इंडेक्स में हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। उसी के साथ अगर हम यूरोप के डेटा को चेकआउट करेंगे तो ऑब्वियसली अगर यूएस मार्केट टूट रहा है तो यूरोपियन मार्केट में भी जितने भी बैंकिंग स्टॉक से टूटने स्टार्ट हुए, और सेम चीज ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो होती गई। इवन इंडियन मार्केट में भी आपको स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा क्रैक देखने को मिला। अभी हम जब टेक्निकल चार्ट में देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ के नीचे जा चुका है। अब पहला क्वेश्चन यह आता है कि क्या यह रिपीट हो रहा है 2008 का। देखिए, 2008 में जो फेड थी और जो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस थी, जितनी भी कंट्रीज थी, उन्होंने रिएक्ट करने में बहुत ज्यादा देरी करी थी। यहां पे फेड ने रिएक्शन दे दिया है एक ही दिन में, और जितने भी डिपॉजिटर्स थे उनको गारंटी दिया है कि आपको अपना पैसा आज अभी इसी समय से वापस मिल जाएगा। तो जिस तरीके से फेड ने प्रोएक्टिव डिसीजन लिया है, 2008 होता हुआ डिफिकल्ट लगता है। प्लस 2008 में क्या हुआ था, जो फंडामेंटल बेस था वही खोखला था। मतलब देखिए, वो एक सब प्राइम क्राइसिस डायरेक्टली बैंकिंग के रिलेटेड नहीं था, वो कंप्लीट जो हाउसिंग मार्केट में वहां पे बूम चल रहा था, और जो हाउसिंग मार्केट का बेस था उसी के ऊपर सारा का सारा वो क्रैश डिपेंडेंट था। यहां पे टेक्निकली देखी जाए तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम ये बोल दे कि बैंक ने कुछ गड़बड़ करी है। देखिए, बैंक का काम होता है कि आगे लोन देना, लोन देने की जगह उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया बिकॉज उसको लोन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, बस इतनी सी उसकी गलती है। बाद में अगर फेड पागलों के जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगी, एम टू एम होगा। आपको और हमें भी तो अपने डेट फंड में लॉस हुआ है। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो कोई फ्रॉड का केस नहीं है, पर दिक्कत है। तो ऐसी दिक्कत में यूजुअली स्टॉक मार्केट एकदम धराशायी हो जाए, 60 70 80% टूट जाए, ये चांसेस बहुत कम होते हैं। पर हां, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कंप्लीटली डिफरेंट मिल सकता है। जो बैंक से या फिर जो सेक्टर है या फिर जो कंपनी डायरेक्टली इंपैक्ट होगी वहां पे आपको इंपैक्ट ज्यादा मिलेगा। पर ओवरऑल 2008 क्या रिपीट हो रहा है, मुझे अभी तक उसके सिग्नल नहीं मिले हैं, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऑल्दो यहां पे जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, उसके हमारे लिए कोई दो राय नहीं है कि जनरल मार्केट डाउन ट्रेंड में हमें सेफ रहना चाहिए। पर क्या ये रिपीट ऑफ 2008 है, वो थोड़ा सा रेयर दिख रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या इंडियन मार्केट में भी कोई दिक्कत है, इंडियन कंपनीज में भी कोई दिक्कत है। देखिए, दिक्कत है यूएस के मार्केट में, पर अगर यूएस के मार्केट में दिक्कत होगी, वहां का मार्केट करेक्ट होते जा रहे हैं और इंडियन मार्केट बढ़ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे भी देखा जाए तो इंडियन मार्केट में इतना मेजर क्रैक देखने को मिला ही नहीं है बिकॉज ये यहां की दिक्कत नहीं है। पर इंडियन मार्केट को बढ़ने के लिए बाहर का सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमें मानना पड़ेगा। साथ ही साथ मैंने आपको कल भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया था, जब तक सिर्फ हम एक्सटर्नल सपोर्ट से इस दिक्कत को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे कि भैया फेड ने लिक्विडिटी दे दी, तब तक स्टॉक मार्केट बहुत मेजर बाउंस बैक नहीं देगा। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। और अगर बहुत मेजर बाउंस बैक हो भी गया तो वहां पे वापस से टूटने की और वापस से दिक्कतें सामने आने का डर बना रहेगा। अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बिकॉज ये एक न्यूज की बेस्ड प्रॉब्लम है, एक दूसरी पॉजिटिव न्यूज हमें रिक्वायर्ड होगी। जब वो दूसरी पॉजिटिव न्यूज आएगी और उसके बाद अगर मार्केट चलेगा, तब हम कह सकते हैं कि एक सस्टेनेबल मार्केट हो चुका है, वरना हमें डेड कट बाउंस मिलते रहेंगे। देखिए, 2008 का क्रैश वापस नहीं होगा, वर्सेस कि स्टॉक मार्केट में रैली आने के लिए हमें थोड़ा सा सपोर्ट रिक्वायर्ड होगा किसी न्यूज का, दो अलग मैटर है। 2008 का क्रैश का मैटर है कि 60% मार्केट टूट जाएगा, त्राही त्राही मच जाएगी, हर जगह एकदम धराशायी हो जाएगा, वो सिर्फ एक ख्याली सपने हैं, वो एक दूसरी बात हो गई। दूसरी जगह अगर हम बात करें कि मार्केट में रैली आएगी, मार्केट बढ़ जाएगा, लाइफ टाइम हाई पे चल जाएगा,
उस चीज के लिए यहां पे हमें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। जब सपोर्ट मिलेगा तब आपको अपने आप जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में, और अगर बहुत अच्छा सपोर्ट मिला तो अप ट्रेंड में जाता हुआ मिल जाएगा और आपके लिए सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आई होप हमने सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए जो आपके दिमाग में चल रहे। और रिसेंटली क्या हुआ है, अभी न्यूज आई है कि क्रेडिट स्विस को जो सपोर्ट मिलने की बात थी सऊदी नेशनल बैंक की तरफ से, वो रूल आउट हो गया है, जिसके चलते आज के दिन क्रेडिट स्विस 20% से भी ऊपर करेक्ट हो रहा था। यहां पे एक बड़ा ही फनी इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्रेडिट स्विस का अगर हम Q4 के लॉस की बात करें तो 1.5 बिलियन डॉलर का लॉस था। 97% ये स्टॉक डाउन हो चुका है पिछले 5 सालों में, और 40% चांसेस है कि ये कंप्लीट कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी, ये हमें प्रोबेबिलिटी दिख रही है। इसी के अगेंस्ट में अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट के एक कंपनी का रैंडमली एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई का Q4 का प्रॉफिट था रफली 1.8 बिलियन डॉलर का। पिछले 5 सालों में ये अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को डबल से भी ज्यादा कर चुकी है। फिर भी क्रेडिट स्विस कभी भी चलते फिरते रिपोर्ट निकाल देता है इंडियन स्टॉक मार्केट की कंपनी के अगेंस्ट में। फॉर एग्जांपल एसबीआई के अगेंस्ट में अभी भी इनकी सेल की रिपोर्ट चल रही है, और जस्ट बिकॉज ये फॉरेन की कंपनी है जो हमारी इंडियन कंपनी की अगेंस्ट में रिपोर्ट निकाल रही है, हम इसे बहुत तवज्जो देते हैं। आप देखिएगा कितनी बड़ी ये शॉकिंग बात है। मतलब एक जो कंपनी जो खुद डूबने वाली है, उसी के अगेंस्ट में एक ऐसी कंपनी जो रेगुलर बैक टू बैक प्रॉफिट देते आ रही है, डूबने वाली कंपनी का अच्छी कंपनी के अगेंस्ट में रिपोर्ट निकालती है। जस्ट बिकॉज ये रिपोर्ट आई है किसी फॉरेन बड़े नाम की तरफ से, एक जो ऐसा बड़ा नाम पहले हुआ करता था, हम इसे बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं और पैनिक कर जाते हैं। आई होप ये मेरा थोड़ा सा जो आप पॉइंट था आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम सीधे चलते हैं आनंद का फंडा के पहले पार्ट में, जिसके नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले अगर हम इंडेक्स पर नजर डालें तो सेंसेक्स निफ्टी आधा % के आसपास नेगेटिव था, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1% नेगेटिव, पर मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव था। 875 स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1100 स्टॉक्स डिक्लाइन हुए। अगर हम आज ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो वो अच्छा था, सिर्फ आखिरी के आधे घंटे में हमें ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, पर ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा एक्शन था। मेटल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर के साथ साथ काफी सारे सेक्टर्स आज के दिन अच्छा परफॉर्म करे। इसी के अगेंस्ट में मीडिया, पीएसयू बैंक, रियलिटी आज भी क्रैक हुए। विक्स 16.29 पे है, काफी अच्छी जगह पे है ऑप्शन सेलिंग के लिए भी। अभी आप देख रहे होंगे, आप निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करिएगा। ओपनिंग हुई थी 17,166 की, हाई बनता है 17,200 का, और पूरे दिन मार्केट टूटता रहता है। जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होते हैं, अगर हम एग्जांपल ले इस वीक का या पिछले 5-7 दिनों का, आप किसी भी एल्गो को यूज कर लीजिए। अगर आपका डायरेक्शनल एल्गो है तो हैवी प्रॉफिट में होगा। आई एम वेरी श्योर आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। इवन अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, रूल बेस्ड सेटअप पे काम कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि डायरेक्शनल में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है किसी भी एल्गो में या ट्रेडिंग में, जब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए। जब ये वॉलेटिलिटी होती है उस समय फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर ऐसे मार्केट में एल्गोज यूजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब चलते हैं फाइनल सेगमेंट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। पर उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या किसी फैमिली मेंबर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, क्वांटिटीज को कंट्रोल में रखना जरूरी है। पुट कॉल रेशियो 0.70 के नीचे है, पर क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, सपोज करते हैं कल के दिन मार्केट 300 पॉइंट और टूट जाता है और पुट कॉल रेशियो 0.60 या क्लोजिंग में 0.60 के नीचे चले जाता है, तो बीटीएसटी की अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है प्योरली ऑन पुट कॉल रेशियो। पर कल के दिन बिकॉज ऑफ एक्सपायरी पुट कॉल रेशियो काम नहीं करेगा। चलते हैं स्क्रीन पे, एंड बिकॉज कल के दिन है हमारी वीकली एक्सपायरी, सबसे पहले चेकआउट करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस को। देखिए कल भी हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस में बात करी थी कि 17,200 के लेवल पे मेजर कॉल राइटिंग हो रखी है और ये मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी भी सेम केस है, 17,200 मेजर रेजिस्टेंस के से काम करेगा। देखिए जब ये रेजिस्टेंस होता है ना, आप मान लीजिए 10, 15, 20 पॉइंट ऊपर 17,220 एक मेजर रेजिस्टेंस के से काम करेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर जिन्होंने भी हेवी कॉल राइटिंग कर रखी है वो आ जाते हैं बीच में और यहां पे मार्केट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आज के दिन नई अच्छी कॉल राइटिंग 17,100 पे भी हुई है, तो इमीडिएट बेसिस पे 17,100 भी रेजिस्टेंस बन जाएगा कल के लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में आप देखोगे कि सपोर्ट में मेजर इंटरेस्ट आपको सीधा सीधा मिल रहा है यहां पे, जो हो जाता है 16,800। इसके पहले 16,900 पे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल रहा है, पर वो इतना मेजर नहीं है। प्लस काफी अच्छी हमने अनवाइंडिंग देखी है 17,000 के लेवल पे, तो अब 17,000 जो मेजर सपोर्ट था, देखिए जब तक आधे घंटे मार्केट इसके नीचे नहीं रह जाता ये सपोर्ट कैसे काम करेगा, पर ये सपोर्ट ब्रेक भी हो सकता है, बिकॉज यहां पे अगर मार्केट 16,950 तक आधे घंटे भी सस्टेन करा
तो ऑप्शन चेन एनालिसिस के अकॉर्डिंग, बिकॉज कल के दिन है वीकली एक्सपायरी, एक अच्छा मोमेंटम हमें नीचे की साइड का भी मिल सकता है, जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा और फिर सीधा हमें सपोर्ट मिलेगा 16,800 के ऊपर। अब अगर हम इंट्राडे चार्ट पे आ जाए तो कल भी हमने डिस्कस किया था बहुत सिंपल सी लाइन, 17,220 के ऊपर लॉन्ग कोई भी बन रहा था, और वरना शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी जो हमने कल डिस्कस करी थी, अगर 17,200 के आसपास एक रिवर्सल की कैंडल मिलती है कंफर्मेशन इस रेड कैंडल के साथ, जैसे इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है एक डायरेक्शनल मूव और क्लियर कट आपको इंट्राडे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी। अब अगर कल के लिए बात करी जाए ना, देखिए अब कल के लिए इवन छोटा सा लेवल ये भी हो सकता है कि 17,100 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो लॉन्ग की यहां पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उसके अलावा अगर हम शॉर्ट की बात करें, मार्केट इमीडिएट लेवल पे ही है, 16,950 का लेवल अंडरकट होते ही यहां पे आपको वापस से मार्केट नीचे की साइड जाता हुआ मिल जाएगा और फिर मेजर सपोर्ट हो जाएगा मार्केट के लिए 16,750 से लेके 800 की रेंज। कल के दिन मार्केट में पहले 15 मिनट की कैंडल, एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहले 15 मिनट की कैंडल मतलब 9:15 से लेके 9:30 की जो कैंडल होती है, उसका जो भी हाई लो होता है, जिस भी साइड वो हाई और लो ब्रेक होता है, उस साइड बड़े मोमेंटम के चांसेस होते हैं कल के दिन, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्लस अगर मार्केट में सपोज करते एक बार ये लो ब्रेक करता है और लो ब्रेक करके वापस इस रेंज में आ जाता है, तो वापस से ये चांस हो सकता है कि मार्केट जिगजैग करते हुए एक छोटी सी रेंज में खत्म कर जाए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कल के दिन पहले 15 मिनट की दो कैंडल मतलब 9:15 से लेके 9:30 तक की पहली कैंडल और 9:30 से लेके 9:45 तक की कैंडल, ये दो कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट होगी। आपको काफी सारे इंडिकेशंस वहां से मिल रहे हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा वो कल के वीडियो में मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, पर जस्ट आप इसको नोटिस करने की कोशिश करिएगा। और ये फ्लैट होने के चांसेस भी बन जाते हैं बिकॉज अच्छी ऑप्शन राइटिंग भी हो सकती है, बिकॉज विक्स बढ़ चुका है तो ऑप्शन राइटिंग का वापस समय आ जाता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अब लॉन्ग होगा, कभी भी मार्केट 39,450 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाए तो लॉन्ग होगा और एग्जैक्टली हमें इमीडिएट टारगेट मिल जाएगा 40,200 के नीचे नीचे का। ऑलमोस्ट हमें 150 से 250 पॉइंट के बीच का यहां पे टारगेट मिल जाएगा, जिसके लिए हम काम कर सकते हैं। और आज के दिन के लो ब्रेक होते हैं और पहले 15 मिनट के लो सस्टेन होते हैं, जो हमने निफ्टी के लिए डिस्कस किया, सेम स्ट्रैटेजी यहां पे भी अप्लाई हो जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे हो कि हमने क्या डिस्कस किया है। कुछ अलग मैटर था जो हम यूजुअली नहीं करते हैं, पर इंपॉर्टेंट था। अब अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक जाए तो आज के दिन एल&टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अपने इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन से यहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। 2215 के ऊपर नया मूव आएगा। सपोर्ट की बात करें तो 2090 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कैसे काम करेगा, जहां पे हमारी नजर रह सकती है। सपोर्ट के आसपास मिले तब भी नजर, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तब भी हमें एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। रिलायंस था आज का मेजर कल्प्रिट, ये अपने फाइनल डू एंड डाई लेवल पे था, उसे तोड़ के नीचे ही सस्टेन करता रहा और पूरे दिन नीचे गया। जब तक आपको रिलायंस में रिवर्सल नहीं मिलेगा, निफ्टी में मेजर रिवर्सल आने के चांसेस कम होंगे। अब रिवर्सल के हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स होते हैं, एक तो आईटी के स्टॉक्स जैसे कि टीसीएस हो गया, कोफोर्ज हो गया, ये इंडिकेशन देंगे, एंड सेकंड आपको रिलायंस इंडिकेशन देगा पहले रिवर्सल का। पहले रिवर्सल आने के बाद फिर सेकेंड राउंड में होगा कि बैंकिंग यहां पे ज्वाइन करता हुआ सा मिलेगा, और बैंकिंग में भी पहले आपको बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक मिल सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी बन रही है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है। तो रिलायंस जब तक वीक रहेगा हमें इसे नोटिस में रखना पड़ेगा। अगर आज के लोस को वापस से रिलायंस ब्रेक करता है तो और वापस से नीचे का लेवल यहां पे देख सकते हैं। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसका नाम है आईएक्स। इसने बहुत अच्छा मूव दिखाया है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। यहां पे देखिएगा 50 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम किया अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, रीटेस्ट किया और आज वापस से वॉल्यूम आया। अब अगर ये 154 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो अच्छा यहां पे अपॉर्चुनिटी बन जाती है, या फिर कभी भी 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन को वापस से रिटेस्ट करने आता है तब भी हमारे लिए यहां पे अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है जिस तरीके से वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, कुछ एक्शन हमें यहां पे मिल सकता है। जब नेगेटिव वॉल्यूम बिल्डअप हो रहे थे तो हमें नेगेटिव एक्शन मिला था, इसी तरीके से पॉजिटिव वॉल्यूम बिल्डअप हो रहे हैं तो हमारी नजर में रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, लाइक करने में आप कंजूसी मत करा करो यार, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू वेरी सून।